हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। MDBFP मोटर ड्रिवन बॉयलर फीड पंप के सीरीज को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। MDBFP का ये सीरीज है जिसमें हम लोग MDBFP के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ये सीरीज भी 3 to 4 पार्ट में होने जा रहा है और इसमें MDBFP से रिलेटेड ईच एंड एवरी टॉपिक को मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। जनरली हम लोग पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ फीड वाटर साइकिल। जो फीड वाटर साइकिल है, जनरली आपका थर्मल पावर प्लांट में 2 टाइप का साइकिल होता है। आपका वाटर साइकिल की अगर हम बात करें तो एक होता है आपका कंडेंसेट वाटर साइकिल। कंडेंसेट वाटर साइकिल जो होता है वो स्टार्ट होता है आपका हॉट वेल से, हॉट वेल से CP से होता हुआ आपका GSC ड्रेन कूलर, एल्पीटर 1, एल्पीटर 2, एल्पीटर 3 से होता हुआ डीरेटर तक आता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेट वाटर साइकिल। कंडेंसेट वाटर होता है ये। यहां डीरेटर से आपका फीड वाटर साइकिल स्टार्ट होता है। फीड वाटर साइकिल स्टार्ट कहां से होता है? डीरेटर से। डीरेटर से आपका BFP से आपका जो HP हीटर होता है, HP हीटर 5A, 6A, 5B, 6B से होता हुआ फीड कंट्रोल स्टेशन में आता है। वहां से आपका इकोनोमाइजर में जाता है। दिस इज द फीड वाटर साइकिल। इकोनोमाइजर से आपका ड्रम तक जाता है, फीड वाटर साइकिल होता है। और वहां से आपका फिर वाटर और स्टीम साइकिल स्टार्ट होता है, फिर स्टीम साइकिल होता है। तो हम लोग फीड वाटर साइकिल के बारे में हम लोग डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड है आपका इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ बूस्टर पंप एंड द बॉयलर फीड पंप। जो इंटरनल कंपोनेंट्स होता है, जो इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है आपका बूस्टर पंप का या बॉयलर फीड पंप का, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। जैसे आपका 2 टाइप का स्टेनर हम लोग यूज करते हैं। एक आपका बकेट स्टेनर होता है, एक आपका कॉनिकल स्टेनर होता है। बकेट स्टेनर आपका कहाँ पे रहता है? तो जो आपका बूस्टर पंप का सक्शन लाइन में होता है। जो डीरेटर से जो लाइन आता है सक्शन लाइन, वो आपका पहले बूस्टर पंप में जाता है और उसी लाइन में आपका बकेट स्टेनर होता है। तो बकेट स्टेनर के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे किसका किस टाइप का ये फिल्ट्रेशन सिस्टम है ये। उसके बाद बूस्टर पंप कितना स्टेज का आपका पंप है। बूस्टर पंप में आपका बियरिंग रहता है। किस टाइप का बियरिंग हम लोग यूज़ करते हैं नॉन ड्राइविंग एंड में, और ड्राइविंग एंड में किस प्रकार का आपका बियरिंग रहता है। वाटर की लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए मैकेनिकल सील का हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैकेनिकल सील के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मैकेनिकल सील को कूलिंग करने के लिए, सीलिंग एंड कूलिंग के लिए आपका एक सिस्टम्स होता है जिसमें आपका सील कूलर एंड मैग्नेटिक फिल्टर्स वगैरह रहता है। तो उसका भी हम लोग सर्किट डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसको कूलिंग करने के लिए आपका TGECW का लाइन आता है। जैकेट कूलिंग होता है और एक मैकेनिकल सील कूलिंग होता है। तो उसको कूलिंग करने के लिए आपका TGECW का लाइन आता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सिमिलरली आपका बूस्टर पंप है, यही आपका बॉयलर फीड पंप है। तो बॉयलर फीड पंप कितना स्टेज का पंप होता है, इसमें किकर स्टेज का क्या काम है, इसमें रीहीट स्प्रे का लाइन कहाँ से हम लोग टैपिंग लेते हैं, सुपर हीटर स्प्रे का लाइन हम लोग टैपिंग कहाँ से लेते हैं, बैलेंसिंग लाइन का आपका क्या काम है, मैकेनिकल सील उसमें भी आपका रहता है। उसमें भी आपको बियरिंग का प्रोविजन रहता है। ड्राइविंग इन एंड आपका नॉन ड्राइविंग इंड में बियरिंग को कूलिंग करने के लिए आपका लू वाइल सिस्टम्स होता है आपका लू वाइल कूलर्स होता है। तो सारा डिटेल हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर आपका होता है इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन ऑफ BFP का सेफ्टी के लिए इंटरलॉक्स एंड प्रोटेक्शन दिया हुआ है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि जब आप BFP को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, आपको क्या क्या उसका परमिसिव है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और सबसे मजेदार चीज़ है आपका हाइड्रोलिक कपलिंग। एज यू नो डैट जो आपका MDBFP जो होता है वो हाइड्रोलिकली कपल रहता है, जिसमें स्कूप कपलिंग वगैरह होता है। और इसमें हम लोग जो ड्रम लेवल को जो मेंटेन करता है MDBFP विद द हेल्प ऑफ द स्कूप कपलिंग। स्कूप क्या होता है, इंक्रीज करके RPM को इंक्रीज करता है। और MDBFP का जब RPM इंक्रीज होता है तो आपका फीड वाटर फ्लो एंड द डिस्चार्ज प्रेशर इंक्रीज करता है। यानी पंप का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपका अगर पंप का RPM इंक्रीज करते हैं तो उसका फ्लो बढ़ता है एंड द प्रेशर बढ़ता है। जनरली आप देखते होंगे कि आपका पंप का कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हेड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D²N² होता है और फ्लो जो होता है वह D3N होता है और पावर जो होता है वो D5N3 होता है पावर का। तो जैसे आप हेड को बढ़ाने के लिए अगर आपको डायमीटर जो इम्पेलर का डाया होता है उसको आपको इंक्रीज करना होगा, नहीं तो स्पीड को इंक्रीज करना होगा। दोनों चीज से आपका बढ़ता है। तो अगर आप डायमीटर तो आपका कांस्टेंट है, इम्पेलर का साइज तो आपका कांस्टेंट है अंदर में,
तो आपको हेड को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, आरपीएम बढ़ाना होगा। जैसे आप आरपीएम बढ़ाते हैं तो आपका हेड बढ़ता है। सिमिलरली जैसे आप आरपीएम बढ़ाते हैं, एन क्या है, आरपीएम है, आरपीएम बढ़ाते हैं तो आपका डिस्चार्ज बढ़ता है। तो आरपीएम कैसे बढ़ेगा, टीडीबीएफपी के केस में टरबाइन में स्टीम फ्लो इंक्रीज करते हैं तो आपका बीएफपी का आरपीएम बढ़ता है, आपका फ्लो इंक्रीज हो जाता है। एमडीबीएफपी के केस में आपका मोटर का स्पीड तो कांस्टेंट है और मोटर और बीएफपी के बीच में आपका हाइड्रोलिक कपलिंग लगा हुआ रहता है। तो आपको बीएफपी का जब स्पीड को इंक्रीज करना होता है तो हाइड्रोलिक कपलिंग, स्कूप कपलिंग के मदद से आपका बीएफपी का आरपीएम इंक्रीज होता है। तो हम कैसे ये वर्क करता है हाइड्रोलिक कपलिंग, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इसमें आपका 3 टाइप का जनरली पंप होता है। एओपी होता है एक अंदर में, एक वर्किंग ऑयल पंप होता है, एक मेन ऑयल पंप होता है। इस तीनों पंप का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कब ये काम करता है, ईओपी कब स्टार्ट करना होता है, एमओपी कब एक्शन में आता है, डब्ल्यूओपी का क्या मेन काम होता है, सबके लिए अलग अलग कूलर्स वगैरह है। लूब ऑयल कूलर होता है, एक आपका वर्किंग ऑयल कूलर्स होता है। तो सारा डिटेल हम लोग इसमें बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद इसमें 2 टाइप का सोलेनॉइड वाल्व्स होता है, रैपिड स्टार्टअप सोलेनॉइड वाल्व 1 एंड रैपिड स्टार्टअप सोलेनॉइड वाल्व 2। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये कब एक्टिव मोड में आता है, तो हाइड्रोलिक कपलिंग के बारे में हम लोग डिटेल से इसमें डिस्कशन करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंड मजेदार सीरीज, इंटरेस्टिंग सीरीज होने जा रहा है एमडीबीएफपी का। तो ध्यानपूर्वक इस सीरीज को देखिएगा, इसमें 3 to 4 पार्ट्स में वीडियो बन सकता है। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और ऑपरेशनल इंजीनियर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने जा रहा है। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप मुझे अगर पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। तो आइए एमडीबीएफपी के इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एमडीबीएफपी सीरीज के इस फर्स्ट पार्ट में, वीडियो के इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे ओवरव्यू ऑफ फीड वाटर साइकिल, कि फीड वाटर साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है और क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स वगैरह आते हैं। उसके बाद आपका लोकल में ओवरव्यू कैसा रहता है, बूस्टर पंप का अरेंजमेंट कहाँ पे रहता है, हाइड्रोलिक कपलिंग कहाँ है, मोटर का अरेंजमेंट्स क्या रहता है, लोकल अरेंजमेंट्स हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद रीहीट स्प्रे एंड द सुपर हीटर स्प्रे का लाइन कहाँ से लिया जाता है, रीहीट सुपर हीटर स्प्रे में कितना प्रोविजंस है, इसको हम लोग देखेंगे। सुपर हीटर स्प्रे कहाँ पे किया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर फीड कंट्रोल स्टेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें आपका 2 टाइप का लाइन होता है, एक लो लोड फ्लो लाइन होता है, एक हाई लोड फ्लो लाइन होता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये कब हम लोग चेंज ओवर करते हैं, हाई से लो में या लो से हाई में। तो ये बिट पार्ट्स में हम लोग इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आपका एचपी हीटर का जो बाईपास लाइन है, 100% बाईपास लाइन एक होता है, एक 50% बाईपास लाइन होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो जनरली मैं आपको डीसीएस में भी ले जाके दिखाऊंगा कि डीसीएस पेज में कि सबका क्या क्या कहाँ पे ये कंपोनेंट्स है, उसका क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहना है। तो आइए एमडीबीएफपी सीरीज के इस फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, 500 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट में आपका टोटल 3 बीएफपी होता है। बॉयलर फीड पंप आप देखिएगा टोटल 3 बीएफपी होता है, जिसमें से एक आपका एमडी बीएफपी होता है और 2 आपका टीडी बीएफपी होता है। ठीक है, एमडी बीएफपी मतलब मोटर ड्रिवन बॉयलर फीड पंप एक होता है, 2 आपका टीडी बीएफपी मतलब टरबाइन ड्रिवन बॉयलर फीड पंप होता है। रनिंग कंडीशन में आपका 2 बीएफपी सर्विस में रहता है, क्योंकि इस बीएफपी का एक बीएफपी का जो कैपेसिटी रहता है वो 50% लोडिंग तक का कैपेसिटी होता है। तो 100% के लिए आपको 2 बीएफपी सर्विस में होना ही चाहिए। और तीसरा बीएफपी को हम लोग, थर्ड बीएफपी को स्टैंड बाय कंडीशन में रखते हैं। तो आप जनरली देखते होंगे कि आपका 2 टीडी बीएफपी रनिंग कंडीशन में रहता है और एमडी बीएफपी जो होता है वो स्टैंड बाय कंडीशन में हम लोग रखते हैं, इसको सेट डाल देते हैं। अगर किसी कारण से अगर एक टीडीबीएफपी में कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो जो स्टैंड बाय एमडीबीएफपी है ये स्टार्ट हो जाता है और ड्रम लेवल को मेंटेन करता है। तो फ्रेंड, फीड वाटर सर्किट अगर हम देखें तो तीनों जो बीएफपी है बॉयलर फीड पंप, ये सक्शन कहाँ से लेता है, तो आपका एक डिरेटर होता है। डिरेटर में तीनों पंप का अलग अलग सक्शन लाइन होता है। तो बीएफपी टेक द सक्शन फ्रॉम द डिरेटर। डिरेटर से 3 लाइन निकलता है, तीनों लाइन सेपरेट ईच एंड एवरी बीएफपी को जाता है, अलग अलग लाइन होता है।
जब उस सक्शन लाइन को आप देखिएगा, सक्शन लाइन को, वो सक्शन लाइन सबसे पहले कहाँ जाता है? थ्रू द बकेट स्ट्रेनर आपका बूस्टर पंप में आता है। उसमें आपका एक बकेट स्ट्रेनर रहता है, वहाँ से होता हुआ आपका बूस्टर पंप के सक्शन में जाता है। बूस्टर पंप का जो डिस्चार्ज होता है वो आपका कोनिकल स्ट्रेनर से होता हुआ आपका बॉयलर फीड पंप का सक्शन में जाता है। मीन्स यहाँ पे दो आप स्ट्रेनर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बकेट स्ट्रेनर जो होता है, बकेट स्ट्रेनर कहाँ पे रहता है? बूस्टर पंप के सक्शन में रहता है। और कोनिकल स्ट्रेनर जो होता है वह BFP जो बॉयलर फीड पंप के सक्शन लाइन में होता है, वहाँ से आता है। बॉयलर फीड पंप में का जो डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज कहाँ पे जाता है? आपका एक आपका कॉमन हेडर बनाता है जहाँ पे तीनों BFP का डिस्चार्ज कनेक्टेड होता है। अलग अलग सारे BFP का अपना डिस्चार्ज वाल्व होता है और उसका एक IBV होता है। डिस्चार्ज वाल्व से पहले आपका रीसर्कुलेशन लाइन होता है और उस रीसर्कुलेशन लाइन में एक आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व होता है और फिर एक मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है रीसर्कुलेशन लाइन में। ठीक है, तो रीसर्कुलेशन लाइन जो होता है, टैपिंग जो लेता है, वो डिस्चार्ज वाल्व से ठीक पहले लेता है। उस रीसर्कुलेशन लाइन में आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व एंड उसके बाद मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है। और ये जो रीसर्कुलेशन लाइन कहाँ पे जाता है? वो डायरेक्टर में कनेक्टेड हो जाता है। जब भी हम लोग BFP को स्टार्ट करते हैं तो डिस्चार्ज वाल्व को क्लोज कंडीशन में रखते हैं और रीसर्कुलेशन लाइन को ओपन कंडीशन में रखते हैं ताकि आपका प्रॉपर फीड वाटर का फ्लो हो, चर्निंग एक्शन ना हो और मिनिमम फ्लो का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। ठीक है, डिस्चार्ज अगर आपका लाइन, जैसे मान लेगा अगर आपका एक BFP ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है तो आप सेकेंड BFP का डिस्चार्ज वाल्व ओपन करके चला सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपका लाइन ऑलरेडी फिल्ड है, ऑलरेडी प्रेशराइज्ड है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिस्टम में फर्स्ट BFP को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको रिसर्कुलेशन मोड में चलाइए और धीरे IBV को क्रैक ओपन करके जो फीड वाटर जो लाइन है उसको पहले आप फिल कीजिए। फिल करने के बाद जो जितना भी वेंटिंग कराने के बाद फिर IBV से ही उस लाइन को प्रेशराइज कीजिए। जब एक बार लाइन प्रेशराइज हो जाता है आफ्टर प्रॉपर वेंटिंग, तब आपको डिस्चार्ज वाल्व को ओपन करना है। अगर डिस्चार्ज वाल्व को आप डायरेक्ट ओपन करते हैं तो एक तो आपका पंप ओवरलोड में ट्रिप हो सकता है क्योंकि उसका स्टार्टिंग करंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और मोटर ओवरलोड में आपका BFP ट्रिप हो जाता है। सेकेंड, आपका लाइन में ना ज़बरदस्त वाटर हैमरिंग होगा, हैंगर डैमेज हो सकता है। तो उस वाटर हैमरिंग को बचाने के लिए, क्योंकि आपका लाइन में क्या एयर है, अब डायरेक्ट अगर BFP को प्रेशराइज करके फिल कर दीजिएगा तो आपका एयर प्रॉपर वेंटिंग नहीं हो पाएगा और आपका हैमरिंग आना शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग डिस्चार्ज वाल्व को बंद करके चलाते हैं और IBV मेन जो डिस्चार्ज वाल्व का जो उसका बाईपास है IBV जो छोटा सा लाइन होता है उसको मैनुअली हम लोग ओपन करके, थोड़ा सा ओपन करके हम लोग लाइन को फिल करके एयर का प्रॉपर वेंटिंग कराते हैं, धीरे धीरे उस लाइन का प्रेशराइज करते हैं। उसके बाद ही हम लोग अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का प्रेशर जो डिस्चार्ज वाल्व के क्रॉस प्रेशर इक्वल हो जाता है तभी हम लोग डिस्चार्ज वाल्व को ओपन कमांड देते हैं। ये फर्स्ट BFP का क्राइटेरिया। सेकेंड BFP को जब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि आपका ऑलरेडी डिस्चार्ज वाल्व के क्रॉस आपका प्रेशर इक्वल रहेगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, वाटर हैमरिंग का चांस नहीं रहता है, आपका प्रॉपर वेंटिंग, आपका प्रॉपर प्रेशराइज लाइन रहता है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, वहां से कॉमन हेडर बनाता है, तीनों BFP का जो डिस्चार्ज होता है कॉमन हेडर लाइन बनाता है। वहां से आप देखिएगा फ्रेंड्स कि टोटल 3 लाइन निकलता है। एक लाइन जो होता है वो HP हीटर 5A एंड 5B से होता हुआ जाएगा। सेकेंड लाइन जो होता है वो HP हीटर 5B एंड 6B से होता हुआ जाएगा। और एक थर्ड लाइन जो होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन होता है, इस थर्ड लाइन में आपका 100% बाईपास लाइन होता है और एक आपका 50% बाईपास लाइन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये 50% बाईपास लाइन का क्या काम है और 100% बाईपास लाइन का आपका क्या काम है। देखिए, जब मान लीजिए कि आपका दोनों सीरीज ऑफ SP हीटर सर्विस में है, SP हीटर 5A 6A एंड 5B 6B, अगर चारों SP हीटर चार्ज है तो आपका 100% एंड 50% बाईपास का लाइन क्लोज रहेगा और जितना भी फीड वाटर जो है कॉमन हेडर के बाद से आपका दोनों सीरीज ऑफ SP हीटर से होता हुआ फिर एक कॉमन हेडर बनाता है, फीड कंट्रोल स्टेशन जिसको हम लोग कहते हैं, और वहां से आपका इकोनोमाइजर
से होता हुआ, इकोनॉमाइजर का आपका 3 बैंक होता है, तीनों बैंक से होता हुआ आपका ड्रम में आता है। ठीक है, जब मान लीजिए कि किसी रीजन से आपका किसी एक सीरीज ऑफ एस्पीटर में प्रॉब्लम आ गया, मान लेते हैं कि 5A में प्रॉब्लम आ गया या 5B में आपका प्रॉब्लम आ गया, मान लीजिए कि आपका ट्यूब में लीकेज हो गया या आपका वेंट से आपका मेन, जनरली आप देखते होंगे कि ट्यूब में लीकेज आ जाता है, आपका एस्पीटर का जो लेवल होता है वो आपको मेंटेन नहीं होता है, ज़्यादा लेवल आपको बढ़ जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आता है कि आपका उसका जो मेन होल है, मेन होल से आपको लीकेज हो जाता है, स्टीम का फ्लो होने लगता है। तो किसी भी रीजन से अगर आपको एक सीरीज ऑफ एस्पीटर को आप आउट कर रहे हैं तो आपको 50% बाईपास लाइन को चार्ज कर देना है। मीन्स आपका 50% आपका एक सीरीज ऑफ एस्पीटर ले रहा है और 50% जो होता है 50% वाले लाइन से आपका फ्लो होगा, आपको फ्लो में कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए कि किसी रीजन से आपका दोनों सीरीज ऑफ एस्पीटर को आपको आउट करना पड़ रहा है, मतलब 5A 6A एंड 5B 6B दोनों सीरीज ऑफ एस्पीटर को आउट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका 100% का जो लाइन है उस लाइन से आपको फीड वाटर का फ्लो कराना होगा। मीन्स 100% लाइन का जो कैपेसिटी है वो फुल कैपेसिटी को कैरी करने के लिए सक्षम है। मीन्स जितना आपका एस्पीटर 5A 6A एंड एस्पीटर 5B 6B कैरी कर रहा था टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, उतना एक सिंगल लाइन आपको कैरी करेगा। और 50% लाइन का जो कैपेसिटी होता है वो 50% ऑफ द टोटल फीड वाटर फ्लो होता है। मीन्स एक सीरीज ऑफ एस्पीटर का जितना वो फ्लो है वो 50% लाइन का फ्लो होता है। तो 50% लाइन का कंसेप्ट समझ गए और 100% लाइन का कंसेप्ट समझ गए। वहां से आपका जब ये चारों लाइन एक कॉमन हेडर बनाता है, कॉमन हेडर के बाद देखिएगा वहां पे एक फीड कंट्रोल स्टेशन होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये स्टेशन है, फीड कंट्रोल स्टेशन। फीड कंट्रोल स्टेशन जब आप देखिएगा फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे लाइन डायग्राम दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपका फीड कंट्रोल स्टेशन पे जब आता है तो वहां पे भी आपका 2 लाइन दिखता है। एक होता है लो लोड कैपेसिटी लाइन, लो लोड कैपेसिटी लाइन, और एक होता है हाई लोड कैपेसिटी लाइन। बड़ा आप जनरली आपको लाइटअप के समय बड़ा ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, लो लोड कैपेसिटी लाइन। ध्यान से समझिएगा, जब भी हम लोग लो लोड कैपेसिटी लाइन में देखिएगा कि आपका एक न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व होता है, उसके आगे और पीछे आपका अलग अलग मोटराइज वाल्व होता है। जैसे ये FDB 14 है, ये आपका मोटराइज वाल्व, ये आपका मोटराइज वाल्व होता है, और इसका एक IBB भी होता है। अगर आप इसको देखिएगा तो IBB एक होता है इस टाइप से, मोटराइज वाल्व होता है इस टाइप से। ठीक है, मोटराइज वाल्व होता है इस टाइप से आपको मिलेगा। और ये होता है हाई लोड के लिए लाइन होता है। तो जब भी हम लोग इनिशियल कंडीशन में लाइटअप करते हैं उसमें फीड वाटर का फ्लो का रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होता है, तो हम लोग इस लाइन का यूज़ करते हैं। इस लाइन में क्या होता है कि हम लोग इसका IBB को ओपन करके पहले इसको फिल करते हैं, फिर हम लोग मेन ये वाल्व ओपन करते हैं और फिर हम लोग इसमें से 1, 2, 3% जितना रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से हम लोग इसमें कमांड देते हैं। और यहाँ से क्या होता है कि आपका इकोनॉमाइजर में जाता है, इकोनॉमाइजर में आपका फर्स्ट बैंक, सेकेंड बैंक, थर्ड बैंक होता हुआ आपका बॉयलर ड्रम में चला जाता है। ठीक है, और जब आपका यूनिट सिंक्रोनाइज हो जाता है और धीरे धीरे आपका जब लोड को इंक्रीज करते हैं तो फीड वाटर का रिक्वायरमेंट आपका बढ़ता जाता है। तो देखिएगा उस समय क्या होता है कि आपका ये वाल्व ओपन, आपको फीड वाटर फ्लो को अगर इंक्रीज करना होगा तो वहाँ पे 2 मेथड होता है कि आपका शुरू में तो MDBP चलता रहता है, शुरू में आपका क्या MDBP चलता रहता है। तो आइदर आपको स्कूप को इंक्रीज कमांड देना है तो उससे आपका फ्लो बढ़ेगा, और दूसरा है कि आपको इस कंट्रोल वाल्व को ओपन कीजिएगा तो फीड वाटर फ्लो आपका बढ़ेगा। जनरली हम लोग जो DP अक्रॉस फीड कंट्रोल स्टेशन जो रखते हैं वो 10 kg के आसपास हम लोग मेंटेन करते हैं। अगर आपको DP मेंटेन करना है तो आपको स्कूप पे कमांड दीजिए, और आपको देख रहे हैं कि DP आपको ऑलरेडी मेंटेन है 10 kg, 7 से 8 या 10 kg आपको मिल रहा है, तो आपको फिर स्कूप बढ़ाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको FDB 14 को ओपन कमांड दीजिए। जैसे आप इसको ओपन कमांड देते हैं तो आपका DP जो होता है इस फीड कंट्रोल स्टेशन के क्रॉस आपका डिक्रीज करेगा, और जब डिक्रीज करते करते आपका 5-6 के आसपास आ जाता है फिर आपको स्कूप में 1, 2, 3% कमांड दीजिएगा, फिर आपका DP बढ़ेगा, फिर आपको DP जब बढ़ जाएगा फिर आपको स्कूप में कमांड नहीं देना है, फिर आपको FDB 14 को कमांड देना है, और इससे आपको ड्रम लेवल को मेंटेन करना है। ये हम लोग जनरली लाइटअप के समय यही करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि आपका फ्लो का जो रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे आपका लोड बढ़ाते जाते हैं तो फ्लो का रिक्वायरमेंट आपका बढ़ता जाएगा। तो क्या होता है कि ये वाल्व जो होता है आपका मोटा मोटी 70 से 80% ओपन हो जाएगा।
अब आपको क्या है कि पूरा का पूरा आपको स्कूप पे लोड आ जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इस लाइन को चेंज ओवर कर देते हैं हाई लोड वाले लाइन में। तो क्या करते हैं कि ये जो मोटराइज वाल्व, ये आपका मोटराइज वाल्व है, ये आपका इंचिंग वाल्व होता है। मोटराइज ऐसा नहीं है कि आपका 0 से 100% ओपन होता है, ये धीरे धीरे ओपन होता है। अब एक बार कमांड दीजिएगा, थोड़ा सा खुलेगा फिर क्लोज हो जाएगा, फिर आपका फिर थोड़ा सा ओपन होगा, फिर आपका रीसेट हो जाता है। धीरे धीरे ये ओपन होता है। एक बार ओपन कमांड दीजिए, थोड़ा सा ओपन हुआ एंड रीसेट हो जाएगा, फिर ओपन कमांड दीजिए, थोड़ा सा ओपन होगा, रीसेट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, इंचिंग वाल्व होता है। और क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग इस वाल्व को ओपन कर लेना है। जैसे वाल्व को ओपन करना है तो अब क्या है कि अब यहाँ से फ्लो का रिक्वायरमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस कंट्रोल वाल्व को धीरे धीरे क्लोज करके और इसको ऑटो में डाल देते हैं। ऑटो में इसको हम लोग डाल देते हैं और ये आपका 100% ओपन है, यहाँ से हम लोग फ्लो हो जाता है। तो जनरली देखा गया है कि 500 मेगावाट के केस में 30% लोड से ऊपर, जनरली 170 से 180 मेगावाट लोड के आसपास हम लोग क्या करते हैं कि चेंज ओवर कर लेते हैं, लो लोड से हाई लोड की तरफ लाइन में आ जाते हैं। ये हाई लोड फ्लो लाइन है, ये लो लोड फ्लो लाइन है। तो जनरली आप 200 में भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द कंट्रोल वाल्व। ये FDB14 का पोजीशन उसमें कितना है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो सेफ साइड है कि आप 170-180 मेगावाट जब आ जाता है और आपका जो कंट्रोल वाल्व देखिए कि आपका 60-70 या 80% ओपन हो जाता है, तो उस समय आपको क्या करना है कि आपका लो फ्लो लाइन को चेंज ओवर कर दीजिए हाई फ्लो लाइन में। तो इस वाल्व को ओपन कर दीजिए, इसके बाद इस वाल्व को क्लोज करके और इसको ऑटो में आप डाल दीजिए। ऑटो में डाल दीजिए और यहाँ से अब आपका फ्लो जो होगा वो इस लाइन से होगा। यहाँ पे क्या होता है कि आपका सीधा जो ड्रम का लेवल को देखेगा और स्कूप में कमांड आएगा, स्कूप अपना बढ़ाते जाएगा। ठीक है, तो यही होता है आपका हाई फ्लो लाइन एंड लो फ्लो लाइन का कंडीशन। यहाँ से आपका इकोनोमाइजर में गया, इकोनोमाइजर से आपका ड्रम में जाता है और ड्रम से फिर आपका स्टीम बर्न का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये आपका क्या है कि फीड वाटर लाइन डायग्राम है। और अब देखिएगा कि बीएफपी में आपका डिस्चार्ज वाल्व के अलावा दो और लाइन होता है। एक होता है रीहीट स्प्रे लाइन, जो रीहीट अटेम्परेशन लाइन जो होता है, रीहीट स्प्रे लाइन जो जनरली हम लोग सेकेंड स्टेज से शायद निकालते हैं। और एक होता है आपका सुपर हीटर स्प्रे लाइन। रीहीट स्प्रे लाइन का जनरली हम लोग यूज़ कम करते हैं, वो बहुत कम प्लांट में ही ये सर्विस में रहता है रीहीट स्प्रे लाइन। लेकिन सुपर हीटर स्प्रे लाइन तो आपको सर्विस में रहना ही रहना है। ये सुपर हीटर स्प्रे लाइन का मेन काम क्या होता है कि LTSS से जब स्टीम आपका डिविजनल में आता है तो उस समय हम लोग उस सुपर हीटर स्टीम का टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सुपर हीटर स्प्रे लाइन का यूज़ करते हैं। और सुपर हीटर स्प्रे का जो लाइन होता है वो तीनों बीपी, आपका 3 बीएफपी, तीनों बीएफपी से आपका सुपर हीटर स्प्रे का लाइन आता है और एक कॉमन हेडर बनाता है। तो फ्रेंड, सुपर हीटर अटेम्परेशन लाइन जो होता है वो जो है वो आपका डिस्चार्ज लाइन के जस्ट बाद वाले स्टेज से निकालते हैं। तो आपका किकर स्टेज का नाम सुने होंगे। जनरली आपका बीएफपी का जब मैं डिटेल पढ़ूंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि ये 4 स्टेज का पंप होता है और एक एडिशनल आपका इम्पेलर रहता है जिसको हम लोग किकर स्टेज कहते हैं। उसका सुपर हीटर स्प्रे का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो किकर स्टेज से हम लोग सुपर हीटर स्प्रे निकालते हैं और सुपर हीटर स्प्रे जो होता है वो एक कॉमन हेडर बनाता है और वहाँ से आपका सुपर हीटर स्टेशन में जाता है। तो फिर MDBFP हो या आपका TDBFP हो, टोटल 4 स्टेज का पंप होता है और एक एडिशनल स्टेज बनाया जाता है जिसको हम लोग किकर स्टेज कहते हैं फॉर सुपर हीटर स्प्रे के लिए। अब देखिएगा फ्रेंड कि BFP का जो डिस्चार्ज प्रेशर अगर फुल लोड पे है तो जनरली आपका 190 या 195 kg के आसपास रहेगा या मैक्सिमम 200 kg तक जाता है फीड वाटर प्रेशर। लेकिन सुपर हीटर स्प्रे का प्रेशर देखिएगा तो जनरली आपका 205 से 2010 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होता है। मतलब BFP का कॉमन हेडर प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर सुपर हीटर स्प्रे का होता है, क्योंकि वो 4th स्टेज के बाद एक जो 5th स्टेज है वहाँ से निकाला जाता है तो उसका प्रेशर ज़्यादा रहता है। अभी अप्रॉक्सीमेट 7 से 8 या 10 kg प्रेशर ज़्यादा रहता है। अब देखिएगा कि आप BFP के पास आप देखिएगा कि उसका जो लास्ट स्टेज से टोटल 4 लाइन निकलता है, पतला सा लाइन। और 4 लाइन जो होता है वो एक कॉमन हेडर में कनेक्टेड हो जाता है और वहाँ से एक सुपर हीटर वेंट लाइन निकलता है। जब आपको कभी लाइन अप करना पड़ता है
तो लाइनअप करने के लिए सबसे जो हाईएस्ट वेंट लाइन है वो सुपर हीटर वेंट लाइन होता है, इसको हम लोग ओपन करके वहाँ से हम लोग वेंटिंग करवा लेते हैं। और हर पंप का अपना अपना केसिंग वेंट भी होता है। बूस्टर पंप का केसिंग वेंट अलग होता है, बॉयलर फीड पंप का केसिंग वेंट अलग होता है। तो जब भी हम लाइनअप करते हैं, जैसे आप MDBFP आप चला दिए, फर्स्ट MDBFP, वहाँ से क्या होता है, पहले तो वो रिसर्कुलेशन मोड में चला। क्यों चलाते हैं? क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका मिनिमम जो फ्लो का क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाएगा, और सेकेंड है कि आपका चर्निंग एक्शन नहीं होगा। तो MDBFP का जो फर्स्ट MDBFP का, जैसे मैंने बताया कि आपको डिस्चार्ज वाल्व और उसका IBB को हम लोग क्लोज रखते हैं और रिसर्कुलेशन मोड में हम लोग चलाते हैं। फिर हम लोग IBB को स्लाइटली ओपन करते हैं, पूरा ओपन नहीं करते हैं, उसको स्लाइटली ओपन करते हैं, और जितना भी फीड वाटर सर्किट है उसको हम लोग धीरे धीरे फिल करते हैं। जितना भी वेंटिंग है सबको ओपन करते हैं, ड्रेन हमको क्लोज कर देते हैं। तो उसी फिलिंग लाइन के प्रोसेस में हम लोग केसिंग वेंट जो है BFP का या बॉयलर फीड पंप का केसिंग वेंट को ओपन कर लेते हैं। और स्टार्टअप वेंट सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, स्टार्टअप वेंट को भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। जब आपका प्रॉपर वेंटिंग हो जाता है, जैसे आपका वेंटिंग और कहाँ से करवाते हैं हम लोग, जो भी आपका लूप ड्रेन है, SP हीटर 5B से 6 से और SP हीटर 5B से 6B, जो लूप ड्रेन है उसको भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। आपका SP हीटर का जो आपका मैनिफोल्ड के पास जो ड्रेन है ना, ट्यूब का जो एक होता है सेल वेंट, एक होता है आपका मैनिफोल्ड का, जहाँ पे फीड वाटर लाइन, चूँकि फीड वाटर लाइन आपका ट्यूब में रहता है और स्टीम जो होता है वो सेल साइड में रहता है। तो ट्यूब साइड में आपका मैनिफोल्ड के पास जहाँ पे मेन होल है वहाँ पे आपका उसका वेंटिंग लाइन रहता है, उसको आप ओपन कर लेते हैं। तो जितना भी हम लोग वेंटिंग लाइन ओपन करके प्रॉपर वेंटिंग करवाते हैं, और उसके बाद जब आपका प्रॉपर वेंटिंग हो जाता है फिर धीरे धीरे हम लोग वेंटिंग वाल्व को ओपन करते हैं, सॉरी क्लोज कर देते हैं। तो आपका देखिएगा क्या, जैसे आप वेंटिंग वाल्व को क्लोज करते हैं तो आपका फीड वाटर लाइन प्रेशराइज होना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे जब प्रेशराइज हो जाता है फिर हम लोग IBB को थोड़ा और ओपन करके उसको पूरा ओपन कर देते हैं, और जब पूरा प्रेशराइज हो जाता है देन आप डिस्चार्ज वाल्व को ओपन कमांड देते हैं। तो ये उसका एक सीक्वेंस है ताकि आपका वाटर हैमरिंग सही से को आप प्रिवेंट कर सकें और प्रॉपर आपका वेंटिंग हो सके। ठीक है, तो आपका हर पंप का केसिंग वेंट होता है, बूस्टर पंप का केसिंग वेंट एंड बॉयलर फीड पंप का केसिंग वेंट होता है। एक आपका रीहीट स्प्रे का भी वेंट लाइन होता है। तो जनरली उसका कोई काम होता नहीं है, तो उसको जनरली हम लोग, चूँकि आपका रीहीट स्प्रे बहुत कम जगह ही सर्विस में रहता है, तो उसको हम लोग बंद करके ही रखते हैं। स्टार्टअप वेंट का आपका सब जगह, स्टार्टअप वेंट मैंने बोला, सुपर हीटर वेंट का आपको काम होता है। आपको टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सुपर हीटर स्प्रे करते हैं। सुपर हीटर स्प्रे का जैसे मैंने आपको बताया 2 प्रोविजन होता है, एक आपका बॉयलर फीड पंप के कॉमन हेडर से निकालते हैं और एक आफ्टर HP हीटर हम लोग कॉमन हेडर से निकालते हैं। तो एज पर द क्राइटेरिया हम लोग अलग अलग जोन में हम लोग चाहे वो BFP का यूज़ करें या SP हीटर का हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली हाई लोड में हम लोग SP हीटर वाले लाइन से चार्ज करते हैं, और जैसे जैसे आपका लोड डिक्रीज करता है उस समय क्या होता है हम लोग BFP वाले से स्प्रे लाइन चार्ज करते हैं। क्योंकि आपका SP हीटर वाले लाइन का कैपेसिटी भी कम रहता है और इसका थोड़ा कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। जनरली देखिएगा कि 90 टन पर आवर के बाद आपका फुल ओपन हो जाता है, फिर आपका कंट्रोल नहीं हो पाता है। और लो लोड में देखिएगा कि आपका टेम्परेचर बड़ा इंक्रीज करता है, तो उसमें आपको ज़्यादा स्प्रे का रिक्वायरमेंट होता है। तो आप देखिएगा कि सुपर हीटर का जो लाइन होता है वो लाइन हर पंप का, जैसे आपका ये मान लीजिए पंप का जो है, अगर हम देखें व्यू, तो टोटल आपका 1 2 3 4 लाइन होता है, 4 लाइन होता है। ठीक है, और एक इस प्रकार से वेंट निकालता है और एक इस प्रकार से आपका वेंट निकालता है। दोनों अलग अलग स्टार्ट आपका सुपर हीटर वेंट होता है। और ये लाइन जो होता है आपका फिर एक कॉमन हेडर में कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ से जो कॉमन हेडर निकालता है, एक BFP का जो कॉमन हेडर निकालता है, यहाँ पे एक आपका आइसोलेटिंग वाल्व होता है। हर पंप का अपना अपना आइसोलेटिंग वाल्व होता है। जैसे 3 आपका BFP है, तो तीनों BFP का अपना अपना आइसोलेटिंग वाल्व होता है सुपर हीटर वेंट का। उसके बाद ये कॉमन हेडर बनाता है और यहाँ से आपका स्प्रे करने के लिए चला जाता है। तो आपका BFP का सेम अरेंजमेंट है और TDBFP का भी आपका सेम अरेंजमेंट होता है। ये चारों लाइन निकाल के एक कॉमन हेडर बनाता है, कॉमन हेडर बनाने के बाद एक आइसोलेटिंग वाल्व रहता है, वहाँ से आपका कॉमन हेडर में कनेक्ट हो जाता है और यहाँ से फिर आपका बॉयलर में चला जाता है, सुपर हीटर स्टेशन होता है वहाँ पे चला जाता है। उसके बाद एक HP हीटर के निकलने के बाद फिर एक जब कॉमन हीटर बनता है, यहाँ से भी हम लोग स्प्रे सिस्टम का एक प्रोविजन निकालते हैं। ठीक है, जो सुपर हीटर स्प्रे का जो प्रेशर होता है
वो ज़्यादा होता है, टेम्परेचर मोटा मोटी सेम ही रहता है, बट प्रेशर जो होता है जनरली 7 से 8 kg का आपको डिफरेंस रहेगा। पार्ट में आपने फीड वाटर सर्किट के बारे में डिटेल से पढ़ा कि बूस्टर पंप का सक्शन कहाँ से होता है, फिर आपका कॉनिकल स्टेनर का पोजीशन कहाँ पे है, आपका बकेट स्टेनर कहाँ पे रहता है, फिर आपका सुपर हीटर स्प्रे का क्या प्रोविज़न है, लो लोड फ्लो लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, हाई फ्लो लोड लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और आपका सुपर हीटर टेम्परेचर लाइन का क्या क्या प्रोविज़न है। तो ये बेसिक ओवरव्यू है, आप इसको जनरली आप DCS में भी पेज में आप देखते होंगे सारा डिटेल। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि बकेट स्टेनर किस प्रकार से काम करता है, किस टाइप का होता है, और बूस्टर पंप का इंटरनल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बूस्टर पंप के अंदर कितना क्या रहता है, कितना स्टेज का ये पंप रहता है, मैकेनिकल सील किस प्रकार से वर्क करता है, उसका जो सीलिंग के लिए क्या प्रोविजंस है, उसको कूलिंग करने के लिए जो हम लोग लाइन रहता है उसका क्या प्रोविजंस है, बियरिंग को कूल करने के लिए क्या प्रोविजंस है, आपका बियरिंग नंबर ऑफ बियरिंग्स क्या है, जनरली आपका जनरल बियरिंग रहता है, और नॉन ड्राइविंग साइड में आपका थ्रस्ट बियरिंग रहता है ना, क्योंकि आपका एक्सियल फोर्स को कंपनसेट करने के लिए थ्रस्ट पैड रहता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आपका बॉयलर फीड पंप के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, फिर हाइड्रोलिक कपलिंग के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो ध्यानपूर्वक इस सीरीज को, जो MDBFP का जो सीरीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है, और इसमें मैं बहुत सारा टॉपिक कवर करने का कोशिश करूंगा। तो अगर इस वीडियो देखने के बाद अगर कुछ भी मन में डाउट है तो जरूर कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।